चलिए नमस्कार सभी को, और आप सभी का एक बार फिर से वेलकम इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, थोड़ा सा आज हम नया स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एक भूल सुधार करना चाह रहा हूँ। जब पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, महाजनपद को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो जरा मैं ये अपडेट कर देना चाह रहा हूँ, है ना। हम लोगों ने महाजनपदों को हम लोग डिस्कस कर रहे थे और हम लोगों ने महाजनपद के बारे में बात किया, तो गलती से मैंने बाई मिस्टेक वहाँ पर महाजनपद मैंने क्या किया था, 18 लिख दिया था। तो 18 नहीं है, हालांकि ये कमेंट बुक्स में भी आपको पिछली वीडियो में आपको मिल जाएगा। ये कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे, ठीक है। कितने थे? 16। गलती से मैंने इसको 18 लिख दिया था, तो उसको मैंने कमेंट बॉक्स में भी क्या पिन करा दिया है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक। तो मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, एंशिएंट टाइम में हम लोग महाजनपद पीरियड हम लोग पढ़ रहे थे, और कितने महाजनपद आए? 16 महाजनपद हमारे पास थे। 16 में से इनकी इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या था हमारे पास? जैन ग्रंथ था, कौन सा भाई? भगवती सूत्र। और बौद्ध ग्रंथ था कौन सा? अंगुत्तर निकाय और महावस्तु। इनसे क्या होती है? 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें मगध, अवंती, कौशल और वत्स, ठीक है। ये क्या है? 4 शक्तिशाली महाजनपद हैं। और एक महाजनपद दक्षिण भारत में मिलेगा आपको, कौन सी की हम लोग बात की थी? अश्मक, जो गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित था, अश्मक नाम का। और बाद में जो मगध महाजनपद था, उस महाजनपद ने कई सारे महाजनपदों को जीता, और जीतने क्या किया, उसको अपने में मिला लिया और एक नया एम्पायर खड़ा किया, जिसको हम लोगों ने किस नाम जाना? मगध एम्पायर के नाम से हम उसको जानते हैं। तो आज हम लोग किसकी डिस्कस करेंगे? तो आज हम लोग इन्हीं महाजनपद पीरियड में किसकी बात करने वाले हैं? मगध एम्पायर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात कर लेते हैं? मगध साम्राज्य। देखिए, मगध एम्पायर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो मगध एम्पायर की अगर हम लोग बात करें, तो इस मगधा डायनेस्टी में या मगध साम्राज्य में जो सबसे पहला हमारा वंश आएगा, सबसे पहले जो डायनेस्टी रहेगी, इसको हम लोग बोलेंगे हर्यक डायनेस्टी। कौन सा वंश सबसे पहले आ रहा? और इस वंश का नाम है हर्यक वंश, ठीक है। तो देखिए, मगध साम्राज्य में पहला वंश रहा हर्यक वंश। अब सबसे पहली बात तो हर्यक वंश को स्थापित किसने किया? इसके पहले राजा कौन हुए? तो हर्यक वंश के जो सबसे पहले राजा रहे, इनका नाम है, क्या नाम है? बिंबिसार। यानी कि बिंबिसार के बारे में अगर बात करना चाहें, बिंबिसार क्या रहे? इस डायनेस्टी के सबसे पहले किंग कौन है? लो, मैंने ताज पहना दिया इनको। तो सबसे पहले किंग कौन है हर्यक डायनेस्टी के? बिंबिसार। अब देखिए, जो बिंबिसार नाम का व्यक्ति है, जो हर्यक वंश का सबसे पहला राजा बना, यानी कि प्रश्न आए कि हर्यक वंश की स्थापना इसको किसने के द्वारा किया गया? तो बिंबिसार के द्वारा किया गया। और पहला राजा भी कौन है? बिंबिसार। ये जो बिंबिसार है, इस बिंबिसार का एक दूसरा नाम भी हमको मिलता है, कई बार एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं। तो इसका एक अन्य नाम भी था, किसका? बिंबिसार। और बिंबिसार का दूसरा नाम है श्रोणिक। तो श्रोणिक बिंबिसार का एक दूसरा नाम था, जिसको भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। देखो, जो बिंबिसार है, अब इस बिंबिसार ने, जो ये मगध साम्राज्य में जो पहली डायनेस्टी बिंबिसार रही, इस बिंबिसार ने अपनी राजधानी बनाया। इसकी कैपिटल के बारे में बात कर लें, तो इसकी कैपिटल थी राजगृह या गिरिव्रज, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इनकी राजधानी रही राजगृह या गिरिव्रज, ठीक है। तो प्रश्न कई बार आते हैं कि इनकी राजधानी क्या थी? तो राजगृह यहाँ की राजधानी हो गई। अब देखिए, जो बिंबिसार है, इस बिंबिसार की 3 शादियां होती हैं। इसकी कितनी शादियां हुई? तो चलिए, इसकी हुई 3 शादी, ठीक है। तो जरा चलते हैं, तीनों शादियों में कौन कौन शादी हुई और क्या क्या इसको मिला इन शादियों से, वो भी जान लेते हैं हम लोग। तो जो इसकी पहली शादी होती है, वो पहली हुई एक जिससे शादी हुई, उसका नाम है महाकोशला देवी। तो पहली वाइफ का नाम है महाकोशला देवी। अब देखिए, जो महाकोशला देवी थी, ये भी राजकुमारी है। और ये कहाँ की राजकुमारी है? एक डायनेस्टी है, एक एम्पायर, एक छोटा एक महाजनपद हम लोग पढ़े थे, कौशल, ठीक है, कौशल महाजनपद। तो कौशल राज हैं, कौशल नरेश कौशल राज, ठीक है। तो कौशल के जो राजा हैं, इसकी क्या है? ये डॉटर, क्या है इसकी? पुत्री। किसकी डॉटर हो गई है? इसकी।
तो कौशल राज की क्या है, पुत्री है, और कौशल के ही राजकुमार हैं, इन राजकुमार का नाम है प्रसेनजीत। और सिस्टर हो गई, ये बहन है, इसके भाई का नाम है प्रसेनजीत। प्रसेनजीत, जरा ये नाम अभी याद रखना है, आज थोड़ा मैं बहुत धीमे बोल रहा हूं, ठीक है। तो कौशल राज की पुत्री है और प्रसेनजीत की क्या है, बहन है। और इस शादी से क्या हुआ, फायदा किसको हुआ, बिंबिसार को फायदा ये मिला जो बिंबिसार को दहेज मिला और इसीलिए शादी किया। दहेज में इसको दिया गया, कौन मिल गया इसको, काशी मिल गया। इसको क्या मिला, काशी। इसको क्या मिल जाता है, दहेज भी मिल जाता है किसको, बिंबिसार को। तो पहली शादी हो गई। दूसरी शादी की बात करें तो जो लिच्छवी है, ठीक है, वैशाली के लिच्छवी है, उनकी एक राजकुमारी है और उस राजकुमारी का नाम है चेलना। तो दूसरी अगर वाइफ की बात करें, इसका नाम है चेलना, ठीक है। देखिए जो चेलना है ये वैशाली में एक वंश है, लिच्छवी वंश। तो लिच्छवी राजकुमारी है, ये लिच्छवी प्रिंसेस। है ना। और ये लिच्छवी वंश कहां पर है, वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी, इसका नाम था चेलना। और एक तीसरी शादी जो हुई, जरा उसकी भी बात कर लें। और तीसरी शादी हुई इसकी पंजाब से और इसकी वाइफ का नाम है क्षेमा, ठीक है, क्षेमा। पंजाब में कुल है मद्र कुल, तो पंजाब के मद्र कुल की नरेश की बेटी है क्षेमा, ठीक है, ठीक। इतनी बातें स्पष्ट हो गई। देखिए जो चेलना है, इसी चेलना से क्या हुआ, इसका जो बिंबिसार है, बिंबिसार को एक बेटे की प्राप्ति हुई। जरा इसका ही नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो बेटा है, इस बेटे का नाम है अजात शत्रु, ठीक है। इसका जो बेटा हुआ अजात शत्रु, ये जो अजात शत्रु है, बाद में इसी अजात शत्रु के द्वारा क्या किया गया, बिंबिसार की हत्या कर दी जाती है, मर्डर कर दिया गया किसका, बिंबिसार की। यानी कि इसने क्या कर दिया, अपने ही पिताजी को मार दिया। किसने, बिंबिसार ने। गद्दी हथियाने के लिए अजात शत्रु के द्वारा बिंबिसार की हत्या कर दी जाती है। लेकिन इससे पहले एक बात मैं और ऐड करना चाह रहा हूं अजात शत्रु के बारे में। देखिए अजात शत्रु ने के एक बड़े फेमस मित्र रहे हैं, जिनको लेकर एग्जाम में कई बार क्या प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो अजात शत्रु ने, देखिए अवंती के जो राजा हैं, इनके एक मित्र हैं अजात शत्रु के, एक फ्रेंड है अवंती किंग, अवंती के राजा हैं। अवंती किंग हैं और इनका जरा नाम आप याद रखें, चंड प्रज्ञोत। तो अवंती के जो राजा हैं चंड प्रज्ञोत, ये किसके मित्र हो गए, बिंबिसार के मित्र हैं। और एक बार ये चंड प्रज्ञोत नाम का व्यक्ति क्या हुआ, बीमार पड़ा। और जब ये बीमार पड़ गया तो इसके इलाज के लिए, इसकी देखरेख के लिए क्या है, बिंबिसार ने जो अपना रॉयल, जो इनका क्या है डॉक्टर था, जो इनका क्या राजवैद्य था, उसका नाम था जीवक, जीवक को इसके इलाज के लिए भेजा। और ये प्रश्न एग्जाम में कई बार उठाया जाता है कि अब बिंबिसार ने या चंड प्रज्ञोत के दरबार में किसको भेजा, तो किसको भेजा, अपने राजवैद्य जीवक को। तो रॉयलिस्ट डॉक्टर हैं और इन डॉक्टर का नाम है जीवक, है ना। तो जीवक जो बिंबिसार के क्या है, एक क्या है, राजवैद्य हैं। और राजवैद्य को बिंबिसार ने क्या काम किया, किनके दरबार में भेज दिया, चंड प्रज्ञोत के दरबार में भेजा। चंड प्रज्ञोत का क्या करने के लिए, इलाज करने के लिए, है ना, इनकी देखरेख करने के लिए किसको भेजा, जीवक। तो ये नाम एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम को, इस नाम को एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। और अजात शत्रु ने बाद में क्या काम कर दिया, किसका मर्डर कर दिया, बिंबिसार की हत्या कर दी और खुद क्या कर ली, गद्दी हत्या ली। यानी कि इस हर्यक डायनेस्टी का जो अगला राजा बनेगा वो राजा कौन बना, अब नेक्स्ट किंग कौन बन जाता है भाई इस डायनेस्टी का, तो अगला राजा आया कौन, अजातशत्रु। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं अजातशत्रु की। तो जल्दी से आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अगले राजा कौन हो गए, तो नेक्स्ट किंग बनेंगे
अजातशत्रु। चलो, ये व्यक्ति बना अगला किंग। जरा समझते हैं अजातशत्रु को। अब देखिए अजातशत्रु की अगर हम लोग बात करें, इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि अजातशत्रु का दूसरा नाम क्या था। तो इसको क्या है, देखिए इसको कुणिक कहा गया है। क्या कहा गया है इसको? कुणिक। इसको पिता का हत्यारा, पितृहंता भी इसको कई बार इसको टाइटल दिया गया। तो पितृहंता किसको बोलते हैं? इसी अजातशत्रु को बोलते हैं। देखिए अजातशत्रु की जो एक इनकी सौतेली माँ है जिसका नाम क्या था? महाकौशला देवी, जिसको जो ठीक है अवंती, ठीक है कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन है। तो इसने क्या काम किया, जो इसका मामा है, देखिए सगा मामा तो है नहीं, और इसने क्या कर दिया, कौशल राज है प्रसेनजीत, कौशल के जो राजकुमार थे, बाद में यही क्या बने होंगे, वहां के राजा बने। प्रसेनजीत को क्या कर दिया, युद्ध में हरा दिया। प्रसेनजीत को युद्ध में हराया, और जो प्रसेनजीत हैं, प्रसेनजीत की बेटी है, ठीक है, इसका नाम है बाजीरा। प्रसेनजीत की बेटी का नाम है बाजीरा, और बाजीरा से क्या कर दी, कर ली गई, इसने क्या कर ली, शादी कर ली। क्या करी, शादी। हालांकि बाजीरा क्या सिस्टर है, लेकिन क्या सगी सिस्टर नहीं है। तो कौशल राज प्रसेनजीत को हरा दिया, और उसकी बेटी बाजीरा क्या कर ली, इसने अजातशत्रु ने क्या कर ली, शादी कर ली। ये जो अजातशत्रु नाम का व्यक्ति है, ये जैन धर्म का फॉलो है। किसका फॉलोवर है? जैनिज्म फॉलोवर। तो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं अजातशत्रु कौन से धर्म को मानने वाला था। तो अजातशत्रु क्या है, जैन धर्म को मानने वाला था। देखिए दूसरी बात, अजातशत्रु का लिच्छवियों से भी युद्ध हुआ है, ठीक है। तो अजातशत्रु का जब युद्ध हुआ किसके साथ, लिच्छवी से युद्ध हुआ। लिच्छवी शब्द गलत लिखा हुआ है। लिच्छवियों से इसकी क्या होती है, लड़ाई होती है, यानी कि ठीक है। इस लड़ाई में इस अजातशत्रु का एक मित्र था वश्यकार, और वश्यकार की सहायता से इस युद्ध को जीतने के लिए, हालांकि युद्ध क्या हो गया, ये अजातशत्रु क्या हो गया, विजयी रहा, इस युद्ध में क्या हो गया, जीत जाता है। लेकिन जीतने के क्रम में क्या किया गया, अजातशत्रु ने इस लड़ाई में क्या काम किया, जो वार हुआ, इस वार में दो हथियारों का यूज किया। एक हथियार था, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, रथमूसल और महाशिलाकंटक, ठीक है। इन दो वेपन्स, ये दोनों क्या हैं, वेपन्स हैं। इन वेपन्स का क्या किया, इसके द्वारा यूज किया गया, और यूज करने के बाद क्या कर लिया, इस लड़ाई जीत ली। तो ये रथमूसल की अगर हम लोग बात करें, तो ये वही हथियार है जिसको आप कौन सी मूवी आई थी, बाहुबली। बाहुबली मूवी में इस हथियार को आपने बाहुबली फर्स्ट में किसके पास देखा होगा, भल्लाल देव के पास, जो क्या है वो रथ था, चक्र वाला रथ, जो क्या लोगों को क्या काटता हो जाता था। और ये महाशिलाकंटक वही हथियार जिससे क्या पत्थर फेंकने का यूज किया था, पत्थर फेंकने में जिसको यूज किया जाता था। इस हथियार को आप बाहुबली में क्या, बाहुबली पर आप देख चुके हो, जो क्या पत्थर फेंकने वाला जो औजार था उसको क्या कहा जाता था, महाशिलाकंटक। और भल्लाल देव पे जो हथियार देखा वो रथ था, वो कौन सा था, रथमूसल। तो इन दोनों हथियारों का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, इस अजातशत्रु के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। किसके, रथमूसल और महाशिलाकंटक। अब देखिए चूंकि इसके द्वारा अपने पिताजी की हत्या की गई, तो अजातशत्रु का भी एक बेटा हुआ, और इसके बेटे की अगर हम लोग बात करें, किसकी, अजातशत्रु का बेटा है, अगला राजा बनेगा, और इस बेटे का नाम था उदयन, ठीक है। इस बेटे का नाम है उदयन, और उदयन के द्वारा क्या किया गया, उदयन ने भी किसकी हत्या कर दी, अजातशत्रु की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद क्या हो गया, गद्दी हत्या ली, यानी कि इसके द्वारा भी अपने पिताजी की, जैसे अजातशत्रु द्वारा हत्या की गई, वैसे ही इसने भी क्या कर दी, इसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद क्या कर ली, गद्दी को हत्या लिया। और इस तरह से नया, इस डायनेस्टी का जो नया राजा आया, उस राजा का नाम क्या है, उदयन। कौन है, उदयन। और देखिए उदयन के बारे में याद रखें, ये भी क्या है, जैन धर्म को मानने वाला है, जैनिज्म फॉलोअर है, ठीक है। उदयन भी जैन धर्म को ही मानने वाला है। मर्डर कर दिया गया किसके द्वारा, उदयन के द्वारा, किसका, अजातशत्रु का। और नया राजा कौन आता है, उदयन आता है, जैन धर्म का फॉलोअर है। और देखिए इसने एक नया शहर बसाया, एक नए शहर की स्थापना की, किसकी स्थापना की,
जो इसके द्वारा नया शहर स्थापित किया गया, इसका नाम था पाटलिपुत्रा। जरा इसको आप याद रखेंगे, पाटलिपुत्र को ही वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। इस पाटलिपुत्र नाम के नगर की स्थापना की गई किसके द्वारा की जाती है? उदयन। और एग्जाम में ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछेंगे पाटलिपुत्र नगर किसके द्वारा बसाया गया, तो उदयन के द्वारा दिखाया गया। और बाद में इसी पाटलिपुत्र को बसाने के बाद इस व्यक्ति के द्वारा क्या कर दिया गया, इसको अपनी राजधानी भी क्या है डिक्लेयर बना दिया गया, किसके द्वारा? पाटलिपुत्र, किसके? उदयन के द्वारा। अब जो अगला राजा था, यानी कि इस वंश का जो अंतिम राजा था, यानी कि इसका बेटा, किसका बेटा? उदयन का बेटा क्या बनेगा? अगला किंग बना। और उदयन के बेटे का नाम था नागदशक। हालांकि इसको मर्डर कर दिया गया, मर्डर्ड बाई सन उदयन। और इसका बेटा कौन है? नागदशक, जो क्या बनेगा? इस वंश का अगला राजा बनेगा। और देखिए नागदशक का भी मर्डर कर दिया गया, इसी का एक मिनिस्टर था, ठीक है, नागदशक का भी मर्डर कर दिया गया इसी के मिनिस्टर के द्वारा। उस व्यक्ति का नाम है शिशुनाग के द्वारा। और शिशुनाग जब इस व्यक्ति की हत्या करके क्या करे, गद्दी हत्या लिया, तो हत्याने के बाद एक नया राजा आएगा, एक नया वंश आएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे शिशुनाग डायनेस्टी। तो प्रश्न आ जाए कि इस मगध एम्पायर का या मगध एम्पायर नहीं, हर्यक वंश का, हर्यक डायनेस्टी का अंतिम राजा कौन है, तो वो कौन है? नागदशक। तो इसका क्या हो गया? मर्डर्ड बाई मिनिस्टर, ठीक है, शिशुनाग। तो इसी का मंत्री है शिशुनाग, जिसने क्या कर दी, इस व्यक्ति की हत्या कर दी, किसकी? नागदशक। और इस प्रकार नागदशक क्या होगा, इस वंश का यानी कि हर्यक डायनेस्टी का अंतिम राजा होगा। और शिशुनाग के द्वारा एक नई डायनेस्टी क्या है, एक नए राजवंश को चलाया जाएगा, जिसको हम बोलेंगे शिशुनाग वंश। तो ठीक है, पहले इसको आप ऐड करें, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चले, तो फिर अगले वंश की अगर हम लोग बात करें, अगली डायनेस्टी कौन सी है? शिशुनाग डायनेस्टी। है ना? अगला राजवंश आ गया, हर्यक वंश खत्म हो गया। और हर्यक वंश के बाद मगध साम्राज्य में नया वंश कौन सा आया? शिशुनाग वंश। और शिशुनाग की वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? वही अंतिम राजा कौन था? नागदशक, किसका? हर्यक वंश का। उसी का मंत्री है कौन? शिशुनाग। तो इस वंश का संस्थापक कौन है? शिशुनाग व्यक्ति, ठीक है। और शिशुनाग द्वारा तो प्रश्न आ जाए कि हर्यक डायनेस्टी की स्थापना किसने की? तो शिशुनाग ने की, यानी कि शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? तो शिशुनाग के द्वारा की गई। यानी कि इस वंश का अंतिम राजा कौन है? वो अंतिम राजा कौन था? नागदशक, ठीक है। और शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन हो गया? शिशुनाग। शिशुनाग का जो बेटा है, इसका नाम है, इसका एक बेटा हुआ, इसके बाद इस वंश का अगला राजा बना, और इसके बेटे का नाम था कालाशोक। ये नाम एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे जब हम जैनिज्म पढ़ेंगे तो इस नाम के बारे में वहां भी मैं बात करूंगा, कालाशोक, ठीक है। देखिए, जो कालाशोक नाम का व्यक्ति है, इस कालाशोक की अगर बात करें, यानी कि अगला राजा हो गया है इस डायनेस्टी में, इसको ताज पहना देते हैं, ठीक है जी। कौन? कालाशोक। और कालाशोक की बात करें तो पुराणों में इसके कई नाम बनते हैं, ठीक है। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? इसको पुराण कहा गया है, कहां पर? पुराण। और इसको काकवर्ण कहा गया है, पुराणों में इसको पुराण और काकवर्ण के नाम से भी इसको जाना गया, ठीक है। और इस व्यक्ति के द्वारा अपनी राजधानी बनाई गई, किसको? पाटलिपुत्र ही इसकी राजधानी रही। जरा ध्यान रखेंगे, पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो उदयन के द्वारा की गई है, ठीक है। तो इसकी राजधानी क्या रही? पाटलिपुत्र, जिसको वर्तमान में क्या है? पटना के नाम से जाना जाता है। तो कालाशोक अगला राजा होता है। अब देखिए, कालाशोक की भी अगर बात करें, राजधानी क्या है? क्या है? पाटलिपुत्र। शाम को दिन मार्केट में ये भी क्या कालाशोक क्या किया?
मार्केट में घूमने के लिए निकलता है, ठीक है, राज्य की प्रजा का हालचाल जानने के लिए, और वहां पर एक व्यक्ति के द्वारा क्या कर दिया गया, इसको चाकू मारकर इसका मर्डर कर दिया गया, ठीक है। और जिसने इसको चाकू मारा उस व्यक्ति का नाम था महापद्म नंद। कौन सा है? महापद्मानंद, जिसको हम बोलते हैं, या महापद्म नंद भी इसको। तो इसका मर्डर कर दिया गया, मर्डर्ड बाई किसके द्वारा? महापद्मानंद, जिसको कई बार हम लोग क्या बोलते हैं, महापद्म नंद भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इस व्यक्ति के द्वारा शाम को मार्केट में क्या कर दिया, इसको चाकू मार दिया गया और इसकी हत्या कर दी गई, और इस व्यक्ति के द्वारा हत्या की गई, इसका नाम है महापद्म नंद। और महापद्म नंद ने इसकी हत्या करने के बाद क्या कर दिया, इस वंश का यानी कि इस शिशुनाग डायनेस्टी का क्या कर दिया, अंत कर दिया। और शिशुनाग डायनेस्टी का अंत होने के बाद अगला राजा कौन बना? यही महापद्म नंद नाम का व्यक्ति। और इस व्यक्ति के द्वारा एक नए साम्राज्य की स्थापना की गई, एक नया वंश चलाया गया, और इसका नाम है नंद डायनेस्टी। फेमस है, आप सभी लोगों ने किससे कहानी सुने होंगे, किसके? चाणक्य और क्या चंद्रगुप्त मौर्य वाली कहानियां सुनी होंगी। तो ये वही चाणक्य के संबंध कौन से? महापद्म नंद, इनको क्या, जिन्होंने क्या किया, ठीक है, इन्हीं का बेटा आएगा घनानंद, जिन्होंने क्या किया, चाणक्य को क्या कर दिया, वैजयंत के दरबार से बाहर निकाल दिया। तो ये वही नंद डायनेस्टी है। तो पहली प्रश्न तो ये होता है कि नंद डायनेस्टी की स्थापना, ये संस्थापक कौन है? तो वो व्यक्ति कौन है? महापद्म नंद। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन से हो गए? शिशुनाग हो गए। हर्यक डायनेस्टी के अंतिम राजा कौन हो गए? नागदशा हो गए। और शिशुनाग डायनेस्टी के अंतिम राजा कौन हो गए? कालाशोक, जो राजधानी क्या है, पाटलिपुत्र, जिसको पुराणों में क्या है, क्या कहा गया है, इसको काकवर्ण कहा गया है। और इसकी हत्या शाम को चाकू मारकर मार्केट में किसके द्वारा कर दी गई? एक महापद्म नंद नाम के व्यक्ति के द्वारा इसका मर्डर कर दिया गया। और एक नंद डायनेस्टी, कौन सी डायनेस्टी की स्थापना की? नंद राजवंश की स्थापना की जाती है। तो नंद वंश के संस्थापक कौन हो गए? महापद्म नंद, ठीक है। यानी कि अब डायनेस्टी कौन है? कौन सी डायनेस्टी आ गई आपको? नंद डायनेस्टी आ गई। और देखिए नंद डायनेस्टी में जो अगले राजा बने, जो नेक्स्ट किंग आए, इसी का बेटा, किसका? महापद्म नंद का बेटा है, उसका नाम था धनानंद। धनानंद। तो अगला किंग कौन बना इस डायनेस्टी का? और इस व्यक्ति का नाम है धनानंद। धनानंद कौन है? इस महापद्म नंद का बेटा। कौन सा है? धनानंद क्या है? महापद्म नंद का बेटा है। इसी धनानंद के समय सिकंदर भारत पे हमला करने के लिए आया है। यानी कि मगध में उस समय कौन शासन कर रहा था? यही धनानंद। तो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि सिकंदर का समकालीन शासक कौन है इनमें से, तो कौन रहा था? धनानंद। तो मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे ऐड कर दे रहा हूं। और देखिए इस धनानंद को अगर बात करें तो इस धनानंद को जो ग्रीक साहित्य है, ठीक है, जो ग्रीक लेखक हैं, जो विदेशी लेखक भारत में आए सिकंदर के समय, जो ग्रीक लेखक भारत में आए थे, उन्होंने इसको क्या कहा है? अग्रमीज के नाम से पुकारा है इसको। अपने जो लेख हैं, उसकी जो बुक्स है, उनमें इसको अग्रमीज कहा है। तो ग्रीक ऑथर्स कॉल्ड अग्रमीज। जरा ये इस बात को ध्यान रहे। तो ग्रीक लेखकों ने इस धनानंद को अपने, ठीक है, लेखों में या अपनी किताबों में इसको किस नाम से लिखा है? इसका नाम क्या रखा गया है? अग्रमीज, ठीक है। और दूसरी बात, ये किसका समकालीन है? सिकंदर का समकालीन है। कौन? कंटेम्पररी ऑफ अलेक्जेंडर, ठीक है। सिकंदर का समकालीन को शासक कौन है? धनानंद, जिसको एग्जाम में थोड़ा सा मेरा गला खराब है, इसलिए बार बार मेरी आवाज थोड़ी सी अटक जा रही है, ठीक है। तो कई दिन से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें मुझे चल रही है, ठीक। तो धनानंद क्या है? सिकंदर का समकालीन शासक कौन हो गया? धनानंद। एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछा जाता है। और दूसरी बात देखिए, इस नंद वंश की अगर हम लोग बात करें, कौन सी? नंद डायनेस्टी का भी अंतिम राजा कौन है? धनानंद। इसकी भी मर्डर कर दिया गया, किसके द्वारा? चंद्रगुप्त के द्वारा। आपने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना है, ठीक है। तो धनानंद की बात करें, चंद्रगुप्त के द्वारा क्या कर दिया जाता है? इसका मर्डर कर दिया जाता है। और एक नई डायनेस्टी लेकर आया चंद्रगुप्त, कौन सी थी? गुप्त। कौन सी डायनेस्टी थी? मौर्य डायनेस्टी। कौन सी? मौर्य वंश। तो इसका भी मर्डर हो गया, मर्डर्ड बाई चंद्रगुप्त, है ना।
चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त ने भी किसकी सहायता से? विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। तो चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त ने इस धनानंद नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद एक नया राजवंश चला जिसको हम लोग क्या मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। ठीक, तो नंद डायनेस्टी के अंतिम राजा कौन हो गए? धनानंद। और नंद डायनेस्टी के संस्थापक कौन हो गए? महापद्मनंद। ये जो महापद्मनंद नाम का व्यक्ति है, इसके द्वारा एक राट एक छत्र जैसी उपाधियां, भारी भरकम टाइटल क्या है धारण किए गए। तो अभी हमें इतना डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अभी ये टारगेटेड बैच हम लोग लेके चल रहे हैं, तो अभी इतने से आपका काम चल जाएगा। तो अभी तक यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। तो ये तो हम लोगों ने बात की किसकी? मगध डायनेस्टी। देखिए मगध डायनेस्टी की अगर बात करें तो मगध साम्राज्य या मगध साम्राज्य पहला ऐसी डायनेस्टी भारत में है जिसने बड़े पैमाने पर युद्ध में क्या किया? हाथियों का बड़े पैमाने पर यूज किसी के द्वारा किया गया है एंशिएंट टाइम में, तो इसी मगध साम्राज्य के द्वारा ही किया गया है। अब इस मगध साम्राज्य को तो खत्म हो गया, नया वंश कौन सा आएगा? मौर्य वंश आने वाला है। लेकिन इसी समय क्या हुआ है, जिस समय क्या है धनानंद शासन कर रहा था भारत में, उस समय क्या कुछ भारत में कुछ विदेशी हमले भी हुए। सिकंदर, जैसे कि सिकंदर भारत से आया, कुछ ईरान से लोग आए, कुछ ग्रीक, ठीक है, कहां से आए? ग्रीक से लोग आए, ठीक है। तो कौन कौन लोग हमले भारत में जरा जान लेते हैं। फॉरेन इन्वेजन्स ऑन एंशिएंट इंडिया, है ना, ऐसा एक टाइटल बना लेते हैं। भारत पर विदेशी हमले, तो यानी कि प्राचीन भारत पर विदेशी हमले, और इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। दो डायनेस्टी को हम तो एक डायनेस्टी रही हकमनी इन्वेजन, एक वंश है हखामनी वंश जिसको हकमनी भी बोलते हैं। तो एक हमला जो भारत पे हुआ इस हकमनी वंश के राजाओं के द्वारा कराया गया, और एक हमला ग्रीक इन्वेजन यानी कि एक कहां से हुआ हमला? ग्रीक के द्वारा किया गया। जरा जानते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले थोड़ी सी बात इस हकामानी वंश के बारे में बात करना चाह रहा हूं। जो हकामानी वंश है, इस वंश के जो संस्थापक हैं, ये वंश दरअसल ईरान से है। ये कहां के रहने वाले हैं? ईरान वाले क्षेत्र के। इसको ईरानी वंश भी हम लोग बोल देते हैं। और इस वंश के जो संस्थापक हैं, इस वंश के संस्थापक का नाम है साइरस सेकंड। साइरस द्वितीय इस वंश का पहला राजा है। बस इसका केवल नाम जानेंगे, थोड़ी डिटेल में बात हम लोग इस तरफ करने वाले हैं। तो इस वंश के संस्थापक कौन है भाई? साइरस, ठीक है। साइरस के बाद स्थापना कर दिए। भारत के जो सिंध वाला प्रांत था उसको जीतने की कोशिश किया, लेकिन सफलता इसको नहीं मिली। इसके बाद जो सबसे साइरस के बाद जो अगला राजा आया इस वंश में, इसका नाम है दारा प्रथम। तो अगला राजा कौन है? दारा फर्स्ट। बस केवल इसका भी नाम जान लेंगे। ये इस दारा प्रथम के समय भारत पर पहली बार कोई विदेशी हमला हुआ, वो सफल रहा है। और इस व्यक्ति ने क्या काम किया गया? तो पहला सफल हमला भारत पे किया गया, भारत पर पहला सफल हमला। किसने कर दिया? दारा के द्वारा। और इसने क्या काम कर लिया? जब हमला हुआ, एक जगह थी गांधार, वर्तमान अफगानिस्तान में आती है, गांधार को जीत लिया। और जीतने के बाद इसने क्या किया? इसको इस क्या अपने साम्राज्य में कर लिया, ऐड कर लिया। देखिए दारा का ही एक बेटा है। आप सब लोगों ने एक मूवी देखी होगी 300, ठीक है। 300 मूवी काफी फेमस है हॉलीवुड में। आप लोगों ने एक इंग्लिश मूवी देखी होगी 300 जेरार्ड बटलर की। तो उस मूवी में जो विलन है, उस विलन का जो मेन विलन है उसका नाम है जरक्सीज, है ना। तो जरक्सीज क्या था? इसी का बेटा था जरक्सीज। अगला राजा था, इसी का बेटा था जरक्सीज।
इसी का वो बेटा था जरक्सीज। और सेकंड वाली अगर आप लोगों ने देखी हो 300 द राइज ऑफ एम्पायर, तो ये व्यक्ति भी दिखाया गया जिसको क्या है, ठीक है, जरक्सीज इसी का बेटा था। और जरक्सीज ही वो पहला व्यक्ति था जिसने क्या अपनी फौज में भारतीयों को भी शामिल किसने किया था, इसी के द्वारा किया गया था। बस आप इतने याद रखिए, एंशियंट टाइम पे भारत पे 2 हमले हुए, एक तो हकामनी वंश के द्वारा, ये कहां से आया, ईरान से वंश था, और दूसरा हमला कहां से हुआ है, ये कहां से हुआ, ग्रीक इन्वेजन। ठीक है, तो दूसरे किसकी बात करते हैं, ग्रीक इन्वेजन। और भारत पर पहला सफल हमला किसने किया, दारा प्रथम ने किया, गांधार को जीतकर अपने साम्राज्य में क्या कर लिया, इसके द्वारा मिला लिया जाता है। हम लोगों को मेन फोकस किस पे करते हैं, ग्रीक इन्वेजन। और ग्रीक इन्वेजन में जो सबसे पहला सबसे मेन ही हमलावर कौन था, आप सब लोगों ने अलेक्जेंडर, है ना, सिकंदर महान की कहानियां सब लोगों ने सुनी है। तो सबसे पहला हमला किसके द्वारा किया गया, इसी सिकंदर के द्वारा भारत में पहला हमला किया गया। और जो अटैक हुआ ये कब हुआ, जरा इसकी डेट भी एग्जाम के लिए, 326 BC में सिकंदर के द्वारा भारत पर हमला किया गया। ठीक है, तो ये भारत में आता है खैबर दर्रे को पास करके। तो इस पास का नाम भी जरा इंपॉर्टेंट है, एंटर इन इंडिया बाई खैबर पास। कौन से दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया, खैबर दर्रे से, वर्तमान पाकिस्तान में आता है खैबर पास। तो इस दर्रे को भी एग्जाम में कई बार पूछते हैं, सिकंदर ने भारत में किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया, तो वो खैबर दर्रा है। जब सिकंदर भारत में आता है तो सिकंदर के साथ भारत में आने के साथ साथ क्या कुछ राइटर्स, कुछ विदेशी क्या है, कुछ ग्रीक लेखक भी सिकंदर के साथ भारत में आए हैं, और इनके नाम भी एग्जाम में क्या है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो 2-3 नाम मैं जरा ऐड कर देता हूँ। एक मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, एक व्यक्ति है निर्याकस, ये सिकंदर के साथ भारत आया। एक व्यक्ति है ऑनेसिक्रिटिस, और एक तीसरा व्यक्ति था अरिस्टोबुलस। तो सिकंदर के साथ भारत आने वाले जो विदेशी राइटर थे वो ये 3 हैं, ठीक है, जिनको कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब देखिए, जब सिकंदर भारत में आया 326 ईसा पूर्व में भारत में एंट्री किया सिकंदर ने, खैबर दर्रे को पास करते हुए पूरे क्षेत्र को जीतता हुआ ग्रीस। देखिए, सिकंदर वर्तमान ग्रीस जो है, यूरोप में एक देश है ग्रीस, आजकल काफी न्यूज में भी टर्की को लेकर विवाद है वहां पर काला सागर में। तो ये वही ग्रीस का निवासी था, कौन, सिकंदर। जब ये भारत आया और जैसे ही इसने खैबर दर्रा किया, भारत में एंट्री की, तो इसका जो पहला युद्ध हुआ, जो इसका फर्स्ट वार हुआ, है ना, तो पहला वार किसके साथ हुआ, तक्षशिला के राजा है आम्भी, किसके साथ हुआ, आम्भी के साथ हुआ, आम्भी। और जो आम्भी है ये राजा है तक्षशिला का, किंग ऑफ तक्षशिला। और आम्भी ने क्या कर दिया, सिकंदर को देखते ही बिना लड़े ही क्या कर दिया, इसके साथ इसको क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। किसके द्वारा, आम्भी के द्वारा सरेंडर कर दिया गया। सरेंडर कर दिया बिना लड़ाई के। इसके बाद सिकंदर आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ने के बाद ये कहां पहुंचता है, पंजाब। कहां पहुंचा, पंजाब पहुंचा। और पंजाब में किसकी लड़ाई, पंजाब के राजा हैं पंजाब के शासक, फेमस शासक पोरस से इसकी लड़ाई हुई, जो काफी फेमस है। और इस युद्ध को बोलते हैं, अब होगा एक फेमस लड़ाई हुई, बार ऑफ हाइडेस्पीस। ठीक है, हाइडेस्पीस का युद्ध, या इसको झेलम, क्योंकि ये युद्ध क्या हुआ, झेलम नदी के किनारे लड़ा गया। झेलम को ही हाइडेस्पीस कहा गया है, क्या है, ग्रीक भाषा में। जो ग्रीक ऑथर्स है उन्होंने झेलम किस नाम जाना है, हाइडेस्पीस। तो ये युद्ध हुआ किस किस के बीच में, जरा ये युद्ध एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बार ऑफ हाइडेस्पीस किस किस के बीच हुआ, अलेक्जेंडर बनाम, कौन, पंजाब का राजा है, इसका नाम क्या है, पोरस। इसकी कहानियां आप लोगों ने काफी सुनी होंगी, पोरस। तो पंजाब के राजा हैं पोरस, और किसके बीच युद्ध हुआ, अलेक्जेंडर के बीच युद्ध हुआ। काफी महीनों तक युद्ध चला, और इस युद्ध में विजयी कौन हुआ, तो इस युद्ध का निर्णय किसके पक्ष में गया, इसी को ताज पहना देते हैं, किसको, अलेक्जेंडर। हालांकि पोरस क्या हुआ, हार गया, और पोरस की
बहादुरी से काफी प्रभावित होता है सिकंदर, और सिकंदर ने प्रभावित होने के बाद क्या किया, इसको अपना मित्र बनाया, उसको क्या कर दिया, राज्य भी क्या कर दिया, वापस कर दिया। पंजाब का राजा है पोरश। और जब ये युद्ध किसके द्वारा, सिकंदर के द्वारा जीता गया, तो सिकंदर के द्वारा इस युद्ध को जीतने के बाद, इस युद्ध को यानी कि इस बार को जीतने के बाद सिकंदर ने क्या काम किया, 2 नए नगर बसाए। जरा इन नगरों का नाम ध्यान रखना आप लोग, जिनको एग्जाम में कई बार पूछते हैं। तो सिकंदर के द्वारा बसाए गए नगर, पहला नगर का नाम है निकेया। कौन सा नगर बसाया, निकेया। और दूसरे नगर का नाम था वोकेफला, है ना। तो 2 नगरों की स्थापना की गई, निकेया और बउकेफला, ठीक है। तो निकेया की जगह की जो स्थापना की गई, ये किस में की गई, जीत की खुशी में इसको बसाया गया। और चूंकि इस लड़ाई में सिकंदर का एक घोड़ा था, उसका नाम, ठीक है, उसका नाम क्या था, बउकेफला नाम का घोड़ा था। इसको हिंदी में ऐसे लिख देते हैं हम लोग, बउकेफला, ठीक है। तो घोड़ा है इसका, तो उसी घोड़े की याद में कौन सा नगर बसाया, बउकेफला। और जीत की खुशी में निकेया नाम का नगर बसाया, किसने, सिकंदर के द्वारा, ठीक। तो इतनी बातें याद रखनी है। और हालांकि जब पहली बार जब पोरस से लड़ाई हुई, पोरस से लड़ने के बाद ये सैनिक काफी थक चुके थे। और इस समय कौन, मगध में एक बड़ा साम्राज्य था हमारे यहाँ, मगध साम्राज्य। और मगध में किसका शासन था, धनानंद का शासन था। बड़ी सेना उसके पास थी। तो सिकंदर के सैनिकों के द्वारा आगे बढ़ने से मना कर दिया गया। रीजन कहते तो ठंडे क्षेत्रों से आए थे, ऊपर से यहाँ की बारिश, कीचड़ भरे रास्ते, और ऊपर से क्या है, गर्म टेम्परेचर, गर्म तापमान, और ऊपर से सैनिक काफी थक चुके थे, काफी बीमार पड़ चुके थे। आगे बढ़ने से साफ मना कर दिया, ठीक है। और मना करने के बाद सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। और वापस लौटते समय 323 ईसा पूर्व, यानी कि 323 क्या है, ईस्वी में क्या हुआ, वापस लौटते समय 323 बीसी में क्या हो गई इस बेचारे की, मात्र 33 वर्ष की आयु में क्या हो गई, इसकी डेथ हो गई। और डेथ कहां पे हुई, एक जगह है बेबीलोन में, इसकी इराक वाले क्षेत्र में बेबीलोन, इस बेबीलोन क्षेत्र में क्या होगी, सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, ठीक। मात्र 33 वर्ष की आयु में वापस लौटते हुए। तो ये था क्या है हमारा भारत में विदेशी हमला, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। 2 टॉपिक्स हम लोग आज कवर कर चुके हैं। तो मैं फिर से आपको एक बार दोबारा रिवाइज चलते कर दे रहा हूं। जो इससे पहला वाला लेक्चर था, वहां पे महाजनपद थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई थी स्वास्थ्य कारणों से। वहां महाजनपद मैंने 16 की जगह 18 लिख दिया था, उसको मैंने कमेंट बॉक्स में पिन करा दिया है, ठीक है। तो इस बात को जरा आप ध्यान रखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड लक।